The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत में काफ़ी कोशिशों के बाद लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को 9,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उससे आगे अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, यूके, स्पेन और इटली है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जैसे संवेदनशील राज्यों में मरीजों के बढ़ने की रफ्तार तेज जारी है। राजधानी दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख की आबादी पर 2018 परीक्षण में कुल 25.7% लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यह आंकड़ा यह साफ करता है कि दिल्ली में हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल पर भी काम का दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को बिगड़ती स्थिति के बारे में चेताया है। उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें आशंका जाहिर की है कि अगर 2 हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो स्थिति कंट्रोल के बाहर हो सकती है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में सीएम केजरीवाल को कहा है कि वो कोरोना जांच करने को लेकर अपना सुझाव स्पष्ट करें कि लैब में कोरोना के सैंपल भेजे जाएं। इसके साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीबी वाधवा ने लिखा है, दिल्ली में कोरोना जांच की क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए लैब की संख्या भी बढ़ाई जाए। वहीं पत्र में यह भी लिखा गया है कि नॉन कोविड वार्ड में भी संक्रमण के बचाव के लिए काम करना होगा। सर्जरी से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य करना होगा। इसके साथ ही बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाना होगा जिसमें लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह देनी होगी। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना के इस महासंकट में हर स्थिति में सरकार का साथ देने का भरोसा दिलाया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी अस्पतालों से जानना चाहा कि क्या वे सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित खर्च पर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार है। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और जोखिम वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराना है। शीर्ष अदालत सभी निजी अस्पतालों से कोविड-19 के कुछ मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए नहीं कह रही है। पीठ ने कहा कि वह सिर्फ उन निजी अस्पतालों से एक निश्चित संख्या में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए कह रही है जिन्हें सरकार ने रियायती कीमत पर भूमि आवंटित की है। कोरोना के चलते दूसरे बीमारियों से परेशान लोगों को भी इलाज कराने में काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने ईएनटी स्पेशलिस्ट और मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। यानी अगर आपको कान, नाक और गले की से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो इन गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। टेली कंसल्टेंट को बढ़ावा दिया गया है, यानी फ़ोन पर ही पहले मरीज से शुरुआती जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को हॉस्पिटल या क्लिनिक में बुलाया जाएगा। पहले से ही अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोशिश ये हो कि सारे मरीज अपॉइंटमेंट लेकर ही डॉक्टर के पास पहुंचे। एग्जामिनेशन रूम में मरीज को बिना किसी अटेंडेंट के जाने की इजाज़त होगी। एक बार में यहाँ एक ही मरीज जा सकता है। ओपीडी में आने जाने से पहले मरीज की स्कैनिंग की होगी तथा शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही हर किसी के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। डॉक्टरों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। कोशिश ये की जाए कि दूसरी बार मरीजों को क्लिनिक न आने के लिए कहा जाए। कोशिश करें कि सारी चीज़ें फ़ोन पर ही सुलझा ली जाए, यानी फ़ोन पर मरीजों से ज़्यादा जानकारी साझा की जाए। वहीं अगली खबर, एम्स नर्सिंग यूनियन ने घोषणा की है कि यदि अस्पताल प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 10 जून को पूरा स्टाफ सामूहिक अवकाश पर जाएगा। नर्सों की मांग है कि पीपीई किट पहनने के घंटे 6 से घटाकर 4 किए जाए। गर्मी में लगातार पीपीई पहनने और पानी की कमी की वजह से कई नर्सों की सेहत बिगड़ रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी 6 घंटे घटाकर 4 घंटे की मांग कर रहे हैं ताकि पीपीई रहने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। कर्मचारियों ने एम्स के निदेशक
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नाम एक पत्र भी लिखा है जिनमें उन्होंने कई मांगे रखी है। वहीं अगली खबर, भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल केरल के भगवान अयप्पा मंदिर और श्री आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के द्वार केंद्र के दिशा निर्देशानुसार अगले सप्ताह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि सबरीमाला मंदिर 9 जून से खोला जाएगा। हालांकि इस दौरान कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। बुजुर्गों और बच्चों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सीमा तय की जाएगी। तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर की प्रशासनिक इकाई TDT ने बताया कि मंदिर 80 दिन के अंतराल के बाद 11 जून को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। रोजाना केवल 6000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति होगी। ओरछा में स्थित राम राजा के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग कर टिकट लेना होगा, उसके बाद ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा। यहाँ राम राजा का मंदिर है। यहाँ नियमित पूजा हो रही है। 8 जून से मंदिर में दर्शन की शुरुआत होने जा रही है। मंदिर में भी भीड़ न लगे, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर टिकट हासिल करना होगा कि उसे किस दिन और किस समय दर्शन करने आना है। उसी आधार पर उसे टिकट जारी किया जाएगा। मंदिर में प्रवेश के समय ही दर्शनार्थियों के परिचय पत्र के जरिए उसका मिलान किया जाएगा। वहीं अगली खबर, मौसम विभाग ने हाई अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग भी बारिश के चलते बुझ गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस कारण राजमार्ग पर डेंजर जोन उभर आए हैं। ऐसे में मानसून सीजन और बारिश को देखते हुए डेंजर जोन वाले स्थानों में मशीनों की तैनाती की गई है। वहीं अगली खबर, पूर्वी लद्दाख में जहां LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी बनी हुई है, वहीं अब चीन नेपाल के साथ लिपुलेख में भारत की सीमा विवाद के मामले में भी हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत ने अपने सीमा क्षेत्र में एक स्थायी निर्माण कार्य किया है, जिसे लेकर चीन ने आपत्ति जताई है। बताया जाता है कि भारत ने यहाँ सड़क का उद्घाटन किया है। चीन की भौहें तभी से तनी हुई है। लिपुलेख में भारतीय निर्माण को लेकर चीन की आपत्ति के बाद भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है और गश्त बढ़ा दी है। अगली खबर, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स कौन है और उसके पास कितनी डिग्री हैं? दरअसल यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस नेता डॉक्टर श्रीकांत जिचकर थे। इनका नाम भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। कहा जाता है कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने सबसे पहले MBBS किया और उसके बाद कई अलग अलग रिसर्च भी किए। उन्होंने LLB के साथ LLM की पढ़ाई भी की और साल 1980 में उन्होंने अपनी सभी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में कदम रखा। वहीं अगली खबर, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने लाखों सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग SME से जुड़े विक्रेताओं, स्थानीय दुकानदारों और रिटेलर्स को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च कर दिया है। गुरुवार को Amazon इंडिया के MSME पावर प्लांट एंड सेलर एक्सपीरियंस प्रमुख प्रणव हसीन ने यह जानकारी दी। अब विक्रेता Amazon.in मार्केट प्लेस पर हिंदी में रजिस्टर कर हिंदी में ही अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 तक 1 करोड़ दुकानदारों, निर्यातकों और डिलीवर पार्टनर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का लक्ष्य है। वहीं अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हजारों आतंकवादी भेजे जाने को लेकर जिक्र किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से यह कबूल किया था। इमरान खान ने पिछले साल एक समारोह में कहा था कि उनके देश में 40,000 आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली है और जो अफगानिस्तान में तैनात हैं। अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों में 6500 पाकिस्तानी नागरिक हैं। भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है और उन्हें कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के संरक्षण में
रह रहे दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वह कराची में रहता है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।